गाइस, और आज हम करने लगे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जो कि होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से उठाएंगे और एनसीईआरटी से ही करेंगे, इसलिए मैंने जो अपना पीडीएफ है उसको पहले से ही अंडरलाइन करके रखा हुआ है ताकि हमको सहूलियत हो सके और हम ईजिली इसको कर सकें। ठीक है, आई होप सो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। तो अभी ये जो लेक्चर है ये अपलोड कर दिया जाएगा आपका थ्रू 11:30। अभी 10:30 हो रही है। 1 घंटे के अंदर अंदर हम ट्राई करेंगे हम इसको कवर करें, एंड हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और मेनली अगर आप लोग चाहेंगे तो हम जेईई मेंस एडवांस जैसे सिलेबस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हर एक चीज़ को ना पहले हमको क्लासीफाई करके चलना पड़ता है। मीन्स मान लो अगर आपको मम्मी कहती है कि बाहर से सब्जी लेके आओ या फिर कुछ घर का सामान लाना है, जैसे कहते हैं ना राशन डाल दें, तो आपको क्या है, एक लिस्ट बनाती हो कि इतने किलो दाल लगेगी, इतना राजमा लगेगा, मतलब सेम ही होता है चीज़, और क्या बोलते हैं आपका इतना आटा लगेगा, जितना भी आपका प्रपोर्शन होता है, जितना भी नीड होती है, 10 किलो 20 किलो जो भी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि एलिमेंट की मात्रा बढ़ती जा रही थी। पहले 31 एलिमेंट थे, फिर 63 हुए, फिर आज के समय में 114 एलिमेंट है। अब बिना कुछ क्लासिफिकेशन के अगर मैं बोलूँ 114 एलिमेंट हमको याद नहीं हो सकते ना, इसलिए हमको उनको ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ना हमको क्लासीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है। और पीरियोडिक टेबल में ना अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है, जो कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था, किसने किया था? एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था डोबेर्नर। ठीक है, अर्ली 1800s की बात है, मतलब कि अभी 18वीं शताब्दी लगी थी और उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एक डोबेर्नर ट्रेड्स रूल दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। अब ये क्या कहता था, इन्होंने ना उस टाइम पे एलिमेंट कम हुआ करते थे, तो इन्होंने ना 3 की फॉर्म में एलिमेंट को रख दिया, जैसे कि लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, ये सेम प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो इनको एक ट्रेड बना दिया। अब इनका ट्रेड क्या कहता था कि अगर मैं इन दोनों का एटॉमिक मास, जो कि पहले दो ऊपर के दो होंगे, ऊपर का ये कह रहे हैं कि अगर मैं पहले वाले एलिमेंट को लूँ और लास्ट वाले एलिमेंट को लूँ और इन दोनों का एटॉमिक वेट को अगर प्लस कर दूँ, 39 प्लस में 7 कर दूँ, ठीक है, 39 प्लस में अगर मैं 7 कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 46, और 46 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा तो 23। यही चीज़ डोबेर्नर अपने ट्रेड्स रूल में कहते हैं कि अगर मैं पहले 2 नंबर का एडिशन करता हूँ, पहले 2 नंबर के एटॉमिक वेट का एडिशन करता हूँ इन दोनों का, वो किसके बराबर होगा? दूसरे के एवरेज के, है ना। 2 से डिवाइड करना मतलब एवरेज ही हुआ, तो हम इसमें एवरेज जो होगा वो बीच वाला नंबर होगा। यही चीज़ इन्होंने बोली। लेकिन अब इस क्लासिफिकेशन में एरर्स क्या थे या फिर इसमें लिमिटेशंस क्या थी कि डोबेर्नर ने ना इसमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में चीज़ें रखी थी। 3 के एलिमेंट में क्लासिफिकेशन हो रही थी, और दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे जो एलिमेंट थे वो तो कम थे, वो भी क्लासीफाई नहीं हो पाए, और ये ज़्यादा क्या बोलते हैं एलिमेंट में प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। अभी हम देखें ये आज भी हमारे पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की मैच करती है। ठीक है, वो उनसे इनके जो ट्रेड्स हैं वो मैच करते हैं अभी भी। ठीक है, अब इसके आगे जो अगला लॉ आया, अगला जो पोस्टुलेट दिया वो किसने दिया क्लासिफिकेशन का? वो दिया न्यूलैंड ने क्या दिया था? ऑक्टेव लॉ। डोबेर्नर का ट्रेड्स रूल और न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। अब ऑक्टेव आपको पता है कि ऑक्टेव मतलब कि 8। इन्होंने क्या बोला कि जो पहला होगा ना, इनका वाला कहाँ गया? हाँ, इन्होंने ही बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा ना वो हमेशा 8वें एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। वेट अ मिनट, ये यहाँ पे कुछ सेम नहीं लग रहा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोडियम और आपका लिथियम सेम प्रॉपर्टी शो करता है, और यही चीज़ न्यूलैंड ने भी दिखाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करें और कितना नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से अगर करें तो 8 हो जाएगा। तो ये 8th नंबर का पहला और 8वां नंबर का जो है सेम प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे
संगीत के सुरों में सा रे गा मा पा धा नी सा रिपीट हो जाता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। वैसे ही ऑक्टेव रूल में इन्होंने ये बोला कि द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से ही रखा। तो उनका क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी 8th एलिमेंट में, ठीक है। लेकिन इनकी क्या लिमिटेशन थी, ये खाली कैल्शियम तक ही बता पाए। उस टाइम भी बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके एलिमेंट थे जिनको वो क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। देखो खाली ये कैल्शियम तक है, इसके आगे बता ही नहीं पाया, एटॉमिक वेट 40 से आगे वो बता ही नहीं पाए। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया और इन्होंने बताया कि हमको किस हिसाब से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन उसकी करनी चाहिए। एंड मेंडलीव के टाइम पे मोस्टली जो एलिमेंट्स थे वो नोन थे, ठीक है। अब मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव का अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो ये हूबहू हमारे मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल से मैच करता है। अब इसमें क्या खासियत थी, मेंडलीव ने ना जैसे आजकल के पीरियोडिक टेबल में ना हम पीरियड्स और ग्रुप में हमने डिवाइड किया, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये, ठीक है। मेंडलीव ने भी ना वही सेम टू सेम चीज़ की, बस नाम अलग दे दिया। मेंडलीव ने सीरीज मतलब रो वाइज क्लासिफिकेशन की सीरीज में एंड कॉलम वाइज क्लासिफिकेशन की उन्होंने ग्रुप्स में। इनके में कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। और कितनी सीरीज थी, यहाँ से लगा लो तो 1 2 3 4 5 6 सीरीज थी। मतलब इन्होंने इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया, किसने, मेंडलीव ने, ठीक है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वाज फिनोमिनल एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे किसी के पास भी ऐसा टाइप का अरेंजमेंट नहीं था जो कि मेंडलीव ने बताया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है कि टेबलर फॉर्म में इन्होंने बताया, और ठीक है यही चीज़ यहाँ पे रो वाइज और टेबलर वाइज यहाँ पे वो बताया हुआ है। अब मेंडलीव ने ना एक और चीज़ें की थी। मेंडलीव ने देखा, मेंडलीव की बस एक गलती थी जो कि इसको भारी पड़ गई, इसने एटॉमिक वेट के हिसाब से किया, ठीक है। एटॉमिक वेट के हिसाब से करने से मेंडलीव ने इन सब की अरेंजमेंट एटॉमिक वेट के हिसाब से रखी। तो देखो जैसे सबसे पहला 1 किसका आता है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, उसका क्योंकि 4 आता है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने रखा, ठीक है, मेंडलीव ने। अब मेंडलीव ने देखा कि भाई कुछ जगह पे तो गैप बन रहा है और किसी किसी के ना जो हमको एटॉमिक वेट पता थे वो गलत थे। जैसे फ्लोरीन का हमको एटॉमिक वेट पता था वो गलत था, तो मेंडलीव ने उनको करेक्शन भी किया। मतलब कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने करेक्शन भी किए हैं और मेंडलीव ने कुछ कुछ गैप छोड़ दिए कुछ एलिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा वो आगे वाले टाइम पे आ जाएंगे, इसलिए सिलिकॉन को जो है उसके लिए गैप रख दिया। सिलिकॉन के आगे वाले एलिमेंट के लिए गैप क्या रखा, एक्का सिलिकॉना, और एल्यूमिनियम के आगे वाले के आगे क्या रख दिया, एक्का एल्यूमिनियम। एक्का मतलब कि आगे, एक्का मतलब कि नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब हम आगे करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता चलती है कि मेंडलीव ने ना बहुत ही प्यारे तरीके से ना पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की थी अपने टाइम पे, ठीक है। आप देखा जाए तो मेंडलीव के टाइम पे दिक्कत क्या होगी मेंडलीव को, क्योंकि मेंडलीव ने ना 2-3 चीज़ें नहीं बताई जिसके कारण वो उनकी लिमिटेशन बन गई। सबसे पहली लिमिटेशन, आजकल के पीरियोडिक टेबल की भी ये लिमिटेशन है, हम हाइड्रोजन की ना कोई फिक्स पोजीशन नहीं डिफाइन कर पाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप ऐसे लिखोगे लिमिटेशन, ऐसे आप लिख दोगे, रुक जाओ मैं पेन का साइज बड़ा कर लेता हूँ। लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन क्या हो जाएगी आपकी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन ना आज भी कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। आजकल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी हम देखते हैं, नीचे होगा ये देखो, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट वेट, हाँ ये देखो, इसमें हाइड्रोजन को अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, ना उसको इधर डाला एस में, ना उसको डाला पी में, क्योंकि वो लगभग दोनों जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है। एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा क्या आएगा, दूसरी उनकी चीज़ थी कि अगर वेट के हिसाब से किया है तो आइसोटोप्स की पोजीशन क्यों नहीं दी। अब आपको पता, आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, वेट अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है।
एटॉमिक वेट क्या होता है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। एटॉमिक नंबर तो आपका अलग होता है ना, एटॉमिक नंबर तो आपका भाई कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो दिखाता है। तो इसने बताया भाई आइसोटोप्स में ना एटॉमिक नंबर सेम रहता है, वेट अलग अलग होता है। जैसे C12 आइसोटोप है, C14 ऐसे करके जो आइसोटोप हैं कार्बन के, अलग अलग क्लोरीन की भी होते हैं आइसोटोप, ठीक है। अभी हम ऊपर पहले वाले चैप्टर में हमने आइसोटोप्स का वो निकालना सीखा था ना, तो अब हमने क्लोरीन का भी देखा था। तब यहाँ पे ना अब आइसोटोप के अगर ये इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से किया तो आइसोटोप्स भी यहाँ पे आने चाहिए। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं उसके। तो क्या वो पहले के 3 प्लेसेस तो फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही लेंगे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3? ये तो फिर तो गलत हो गया। और दूसरी चीज़ क्या थी, इन्होंने ना एनालॉगस पेयरिंग कर दी, मतलब कि इन्होंने ना एनानॉमस पेयरिंग करने के कारण बहुत से एलिमेंट को जो उनकी जगह होनी चाहिए थी उधर नहीं रखा, जिस कारण से इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो जाता है। बस 1-2 गलतियों के कारण इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। इसके बाद आते हैं हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने क्या बोलते हैं 1913 में, अभी हमारी 20वीं शताब्दी लग चुकी है, 1913 में उन्होंने हेनरी मोसले ने क्या बोलते हैं मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल को दिया। और मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सबसे ज़्यादा खास चीज़ क्या रखी, पीरियड्स और ग्रुप वाइज। जैसे मैंने बताया कि मेंडलीव ने क्या बोलते हैं सीरीज में किया था, रो को सीरीज में बोला था, और इधर रो को क्या बोलते हैं पीरियड्स में। ये पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 7th पीरियड। कितने पीरियड हैं इस वाले ग्रुप में, इस वाले पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल है। जो इसकी खासियतें हैं वो यही हैं कि ये इसमें हमने पीरियड 5 क्लासिफिकेशन किया, और इसमें मेन खासियत ये थी कि हमने एटॉमिक वेट नहीं, इस बार एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। इससे आइसोटोप वाली दिक्कत खत्म, हाइड्रोजन की पोजीशन कोई थी नहीं, हाइड्रोजन को बीच में रख दिया, और जो आपके एनानॉमस पेयरिंग हो रही थी उसको भी करेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली, यहाँ तक हमको समझ आ गया, और यहाँ पे बीच में और भी चीज़ें बताई हुई हैं। और ये हमको एक और चीज़ बताता है कि इस पीरियोडिक टेबल में कैसी कन्फिगरेशन होती है। जैसे हमको पता है कि पहले 2 किस में होते हैं, हीलियम में, फिर आगे 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके एलिमेंट में शेल वो बढ़ते रहते हैं, जो हम की क्वांटम नंबर में सीख के आए हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ। एनसीईआरटी की एग्जांपल है एक, उसी को हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे हाँ जी, हाँ देखिए ये प्रॉब्लम 3.1 सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी चीज़ का पूछा गया। तो आप ये मान सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू आपके पेपर्स में अटक सकते हैं इसमें से। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल। ये वाला टेबल अगर आप याद कर देंगे, 1 मतलब कि अन, 2 मतलब बाई, बस 1 ही अलग है, 1 को अन बोलते हैं। बाकी ये वाली चीज़ें तो आपने शायद से ऑर्गेनिक में भी पढ़ी होंगी 10th में, बाई, ट्राई, क्वाड्रा, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। नैनो की जगह इन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हमने पढ़ लिया है तो हमको फ़ायदा ये है, एक और चीज़ याद रखना कि 100 को ना UNN बोलते हैं, और जो भी 100 से, ये क्या है, ये नॉमेनक्लेचर क्या है 100 से आगे वाले एलिमेंट की, मतलब जिधर 100 वाला लग जाएगा यूनियम, और लास्ट में ना इन सब के आगे, इन सब के लास्ट में ये लगता है, ये सबसे आगे लगता है और ये सबसे पीछे लगता है। तो वहीं अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्या है हमारे पास, यूनिलियम, ठीक है। IUM जैसा कि मैंने बोला, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि ये लास्ट में लगता है ना, एट द एंड, ठीक है, और UNN पहले लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो NIL, ये देखो NIL, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपके 1 को। यूनिलियम 101 में यही होगा, मतलब कि 100 + 1 101 होता है, यूनियम नीलियम, NIL नील, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब उससे भी ईजिली जो आपको समझ आएगा वो है 102 में। आप देखिए यहाँ पे
UNN ये तो आपको वही सेम है। बाई मतलब कि 102, IBM मतलब कि लास्ट का जो प्रीफिक्स इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको अभी समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस जो टेबल है नीचे दिया हुआ, पहले आप इस टेबल को याद करेंगे, फिर उसके बाद इस टेबल में आप समझते हुए चलेंगे। अभी हम NCERT का क्वेश्चन देखते हैं, हमको और अच्छी तरह से समझ आती जाएंगी चीज़ें। अब 120 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे दी गई? 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए नील। तो इसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी? अन, UN अन किसके लिए? 1 के लिए, क्योंकि 120 आएगा ना। B के लिए 2 के लिए क्या बोला? बाई, और 0 के लिए नीलियम, नील, और लास्ट में प्रीफिक्स क्या जो होता है? इलियम, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आ गया होगा चीज़ आपको, ठीक है। अगर जब भी अगर कोई दिक्कत आए, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ना वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड कर लेना उसी पार्ट में, ठीक है। मैं अगर एक बार फिर से बता दूं तो यहाँ पे 120 की बात की गई थी, जिसमें हमको पता है कि 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं और इसको नील बोलते हैं। तो उसी सीक्वेंस में अगर चलते हैं, 1 2 0 है तो अन, बी, नील, ये एक साथ इकट्ठे जुड़ गए यहाँ पे, और लास्ट में प्रीफिक्स हमेशा आपको पता है कि 100 के बाद क्या लगता है? इलियम, IUM, ईयम। तो ये आपका प्रीफिक्स जुड़ के यहाँ पे आपका वर्ड बना देता है क्या? यूनिबिलिनियम, ठीक है। नाम मुश्किल है इनके, लेकिन हमको थोड़ा बहुत इनमें देखना है, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कि अलग अलग शेल्स जो हैं, अब आगे हम अलग अलग शेल्स की बात करेंगे, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल्स, इन सब की जो फिलिंग होती है, इसी हिसाब से ब्लॉक्स बनते हैं इधर इस वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अभी हम देखेंगे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स में भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? S P D F, जो कि हम ऑर्बिटल पढ़ के आए थे उन्हीं के हिसाब से ये है, ठीक है। SPDF हम ऑर्बिटल पढ़ के आए थे, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने ऑर्बिटल्स के हिसाब से नापा है, वही चीज़ यहाँ पे इस वाले पार्ट में NCERT की क्वेश्चन में दी हुई है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि बीच में ना ट्रांजिशन एलिमेंट भी आ जाते हैं, ये वाले एलिमेंट। इन वाले एलिमेंट को ग्रुप नंबर जो D ब्लॉक है, D ब्लॉक को मेनली हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और इन वालों को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनके बीच में लाई करते थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल ज़्यादा लंबा हो जाता हमारे लिए, तो इसलिए हमने इनको नीचे भेज दिया, ठीक है। यही बात की गई है यहाँ पे कि SPDF ब्लॉक होते हैं, और ये किस हिसाब से बनते हैं? क्योंकि भैया हम इनको क्या बोलते हैं, जिसका ऑर्बिटल जहाँ फिल होगा उधर डालते हैं। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। अब देखिए S ब्लॉक की बात आ जाती है। S ब्लॉक में क्या है, कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है एल्कली मेटल का, एक होता है एल्कलाइन मेटल का। ये अगर आपको ये नंबर्स याद नहीं होते हैं या फिर इनकी नेमिंग याद नहीं होती है, तो हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। इनका एक ट्रिक होता है, उधर से आप ये सारा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। मी एज अ टीचर, मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 1 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकता हूँ। तो आपको भी मैं उतनी क्षमता तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। मैं कुछ जो ट्रिक्स बताऊँगा वो न्यूमोनिक्स आपको याद रखने हैं, एंड आप इजीली इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। जहाँ तक कि हमारी बात थी, अब हम S ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि S ऑर्बिटल कैसे होंगे, मतलब S ब्लॉक एलिमेंट कैसे होंगे, जिनकी जो फिलिंग है वो S सबशेल में होगी। मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, जैसे पहला वाला ही ले लो, लिथियम। हाँ, पहला क्या है? लिथियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s2 2s1, है ना, 1s2 2s1, 3 नंबर है ये। उसके आगे बेरिलियम कैसा होगा? 1s2 2s2, है ना। अगर वहीं अब सोडियम आ जाते हैं ना, तो सोडियम में ना इधर से गैप है, इधर से 10 प्लेसेस कितना आपका गैप है। लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 5 प्लेसेस का गैप है। ये फिर इधर से यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो एक और चीज़ याद रखना, ये 3 क्यों हो रहा है, 2 क्यों हो रहा है ना, ये भी मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ। ये क्या है? पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 पे ये सारा क्या होगा? 2,
पीरियड नंबर 3 पे ये कितने आएंगे, ये 3s पे सब्शल होंगे, फिलिंग होगी इनकी 4s पे होगी। अब आपको पता है एस में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं ना, 2 कमरे होते हैं एस के, ठीक है, जिनकी फिलिंग की जाती है एस में, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकते हैं एस में। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है, इसलिए एस ब्लॉक में क्या बोलते हैं, आपके 2 ग्रुप होते हैं। वहीं जब हम पी ब्लॉक को देखते हैं, जैसे पी में आपको जैसे पता था कि पी में 6 होते हैं, ठीक है, हाँ जी, जैसा कि हमको पता था कि पी में 6 होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे पी में ऐसे होते थे कमरे हमारे, है ना, मैं कमरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ईजिली समझ आ सके, रिलेट कर पाओ, है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फीलिंग होती है, ठीक है। इधर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो गए। ये क्या दर्शाता है कि जिसके जितनी ज़्यादा उसकी वो होती है, जैसे पी में हमने पढ़ा था वो 3 ही कमरे होते हैं, 3 मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकता है, उतने ज़्यादा ही उसके ग्रुप होंगे। अब डी जो है वो 10 को करता है, तो उसके 10 ग्रुप हैं, है ना। यहाँ तक ये चीज़ समझ आई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एस ब्लॉक की बात की, एस ब्लॉक में मेनली कैसे आयन होते हैं। अब देखो मेनली इसमें मेटल्स होते हैं, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे सोडियम मेटल्स है आपका ये, लेकिन कैसे मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल इनको बोलते हैं। कैसे मेटल हैं ये, सॉफ्ट मेटल हैं, क्योंकि देखो ना एक बात की जाती है, सोडियम और कैल्शियम ऐसे मेटल हैं जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, तो मतलब कि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं इधर। और एक और चीज़ है कि इनकी जो आयन है वो +1 आयन रिलीज करते हैं, फिर 2+ करते हैं, ठीक है, हमेशा प्लस में करते हैं। अब इसके बाद पी ऑर्बिटल की या फिर पी ब्लॉक की बात की जाती है। पी ब्लॉक में फिलिंग कहाँ पे होती है, आपके पी ऑर्बिटल में होती है, ठीक है। पी ब्लॉक में कहाँ होगी, पी ऑर्बिटल में होगी, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल होते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ है कि इधर ना नोबल गैस मिलती है, नोबल गैसेस पी ब्लॉक में ही मिलती हैं। और ये याद रखना कि पी ब्लॉक के ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहते हैं एंड ग्रुप 16 को कैल्कोजेन कहते हैं। ये अगर मैं दिखा देता हूँ, हेलोजेंस आपने देखी हुई है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, है ना, ये होते हैं हेलोजेंस एंड ये कैल्कोजेंस होते हैं। या फिर आप फ्लोरीन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं इस पी ब्लॉक के, जो कि रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अगर ये नेगेटिव हैं, ये हाईली नेगेटिव हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, पॉजिटिव वालों के साथ। इधर हाईली एस ब्लॉक मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे यहाँ पे ही दिखा देते हैं। ये मान लो एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक का 16 और 17 जो है वो हाईली नेगेटिव होते हैं, और इधर के तो 2 ही हैं, ये ना इनके साथ रिएक्शन करते हैं। और आपने देखा होगा हमेशा कोई भी कॉमन रिएक्शन आपने कहीं भी देखी होगी, इन्हीं 2 ग्रुप की ही बनती है, इन्हीं 4 ग्रुप की, Na जो कि पहले ग्रुप का है और Cl जो कि दूसरे ग्रुप का है। नमक बनता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हम हमेशा अपने खाने में खाते हैं। तो ये दर्शाता है कि इन दोनों ग्रुप की ना आपस में भी कम्बिनेशन होते हैं। फिर डी ऑर्बिटल आ जाता है। डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से ऊपर आते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स को। इसमें डी ऑर्बिटल फिल होते हैं डी ब्लॉक में, और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया गया है। और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके खासियत क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म और कैटलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ये चैप्टर हम और डिटेल में करेंगे आपके क्लास 12th में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एफ ब्लॉक की बात की जाती है। एफ ब्लॉक कैसे होते हैं, एफ ब्लॉक में मेनली जो आपकी एफ ऑर्बिटल में फिलिंग होती है, इनमें 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं लैंथेनॉइड्स और एक होते हैं एक्टेनॉइड्स, ठीक है। मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, आप चीज़ पे समझने की कोशिश कीजिए। लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स, ये इसमें 2 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, जो कि हम ऊपर दिखा भी सकते हैं। देखो ये वाले क्या हैं, लैंथेनॉइड्स, एंड ये वाले क्या हैं आपके एक्टेनॉइड्स, ठीक है। इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्योंकि लैंथेनियम और एक्टेनियम से ये शुरू होते हैं, और मेनली इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं भाई, ट्रांजिशन के अंदर आते थे, लेकिन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज नहीं, पीरियोडिक टेबल का साइज बढ़ गया था, इस कारण से हमने इनको नीचे कर दिया। और जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और एक्टेनॉइड्स जो है मेनली रिएक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। हम देखो ना, एक्टेनॉइड्स में आपके पास क्या है, यूरेनियम,
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट थोरियम, जिससे न्यूक्लियर बम बनता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मेनली जो है आपके मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और मेटल्स जो हैं वो मालिएबल होते हैं, और अगर वो डक्टाइल होते हैं जो बचपन में हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। फिर उन्हीं के कंट्रास्ट में कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जो कि डक्टाइल नहीं होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पे मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इन दोनों का ही मिक्सचर मान सकते हो आपको। और कुछ मेटलॉइड्स ये हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एजर्निक, ये वाले क्या बोलते हैं आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको इस वाले पीरियोडिक टेबल में दिखा भी देता हूँ। ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, यहाँ से जो ऐसे ऐसे नहीं बने हुए, ये सारे आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। इस साइड पे आपके नॉन मेटल्स हैं, इस साइड पे आपके जनरली मेटल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। जनरली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं, तो उनको डील करते हुए हमने चलना है। तो हाँ जी बचा बाटे, तो आपके लिए क्या बोलते हैं, अभी अभी कुछ देर के लिए जब वीडियो में पॉज किया था तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है जो कि है ट्रेंड्स। मैंने ये PDF बनाई है आपके लिए ताकि आप इसको ट्रेंड्स को अच्छी तरह से कर पाओ। पहले मैं NCERT से ही करवाया था, लेकिन ट्रेंड्स का टॉपिक ऐसा है जो कि मेरे को अलग से करवाना चाहिए था क्योंकि NCERT में हौच पौच हुआ है। तो इसलिए मैंने इन 3 ट्रेंड्स को इसमें फॉलो किया है जो कि आपकी NCERT में भी हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो साथ बाय साथ। ये देखो, ये NCERT का पिक्चर मैंने इसमें लगा दिया है, ये यही चीज़ दिखा रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर। ये हम इन सबको डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। अब एटॉमिक रेडियस होता क्या है, जैसे कि हम अनलाइक अ बॉल एंड एटॉमिक एटम हैज़ अ फिजी एजिस होती हैं, ऐसा नहीं कि बॉल की तरह वो हो जाए, ठीक है। तो रेडियस जो होता है यहाँ पे वही बताया गया है कि रेडियस जो 2 एटम के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। 2 न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि आपका ना एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड क्या है कि अक्रॉस द ग्रुप, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आप बोलोगे कि सर ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्यों डिक्रीज कर रहा है हमारे साइज ऑफ एटम को, है ना। तो अब इसको ना थोड़ा डिटेल में यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मैं इसको फुल कर लेता हूँ। देखिए, पहले जब आप इधर से लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, आपके पास पता है कि आयंस की फिलिंग होने लग जाती है ना। सोडियम में जैसे आपको पता है कि 11 होते हैं, और वहीं क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं। अब इनमें फिलिंग कैसे होती है, KLMN वाला अगर फॉर्मूला लगाएं, K शेल में 2, L शेल में 8, और यहाँ पे बार वाले में 1, और इसमें इधर 2, इधर 8 और इधर 7। अब आपको ये चीज़ तो पता है, ये तो बचपन से पढ़ी हुई है। हमने एक चीज़ देखी कि जो सोडियम है, सोडियम में ना 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। सेम क्लोरीन में भी होता है 17। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, है ना। इसमें पॉजिटिव 11 हैं और बाहर घूमने वाले भी 11 हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। वहीं जो 17 है उसमें आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। कैसे, बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो अंदर की तरफ खींचेगा, अलग अलग डायरेक्शन से खींचेगा। इधर से तो एक ही से खींचेगा साइज, लेकिन उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें अलग अलग डायरेक्शन से खींचेगा, जिस कारण से साइज कम हो जाता है। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाता है, आपका साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है आपका, जिस कारण से क्या बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ खींचे हुए आते हैं, जिस कारण से साइज कम हो जाता है। अब नीचे जाने में क्या होता है, नीचे आपको पता है कि शेल बढ़ती रहती हैं,
है ना, KLMN ऐसे करके बढ़ती रहती हैं, जिस कारण से साइज़ बढ़ता रहता है, चाहे उसमें कितना भी अट्रैक्शन हो जाए, है ना, साइज़ फिर भी बढ़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि टॉप टू बॉटम में साइज़ जो है एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स का साइज़ बढ़ जाता है ना। पहले आपने हाइड्रोजन में खाली आपके पास एक शेल थी जिसको K बोलते हैं, सोडियम में आपके पास तीन शेल आ गई, तो ऐसे करके साइज़ बढ़ता जाएगा शेल्स का। इसके बाद और एक शेल ऐड होती जाती है, तो ठीक है, वही चीज़ बताइए। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर चलो आपको पहले से ही पता है, ऑक्सीजन बड़ा है या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। हमको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो अगर हम सोडियम पहले आएगा क्या, नाइट्रोजन, तो मतलब नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, है ना। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी है, वही सेम टू सेम बाकी सारे को इनमें भी होगी। इनमें आप यही चीज़ लिखोगे, किसके, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाती है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है अट्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाती है। क्या ज़्यादा होने लग जाती है, अट्रैक्शन, किसकी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बैठे होते हैं आपके प्रोटॉन, उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होने लग जाती है, जिस कारण से आपका क्या बोलते हैं, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कितनी एनर्जी चाहिए होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम से, ठीक है। इन्होंने भी अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसी चीज़ के ही बारे में हमने डिस्कस किया है, मतलब कि सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल थी, तो आगे भी वही एग्जांपल आई हुई है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बता रहे कि कौन से एटम से क्या बोलते हैं रिमूव करना हार्ड होगा। आपको पता है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देगा तो इसके यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन नियॉन वाली अटेन कर लेगा। वहीं ये तो लेना चाहेगा, इसको एक चाहिए, इसलिए NaCl बनता है ना। NaCl आपको पता है ना, बचपन में हम ऐसे ही बनाते थे, +1 -1 तो NaCl। लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं हो रही, यहाँ पे बात ये हो रही कि कौन ईजिली किससे निकाल सकते हैं। तो क्या हम इससे ईजिली निकाल सकते हैं? इसमें एनर्जी हमको कम चाहिए होगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों? एक तो क्या है, एक तो इसको स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पागल हो रहा होगा, ये कहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। दूसरी बात ये कि इसके अंदर ना हाई अट्रैक्शन है। अभी हम एटॉमिक रेडियस में पढ़ के आए कि हाई अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होगी हाई। अट्रैक्शन होने के कारण क्या है कि इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जो बाहर वाले में है वो अंदर की तरफ खिंचे हुए आएंगे, जो हमने पढ़ा, जिस कारण से क्या हो जाता है, आपके इसके क्लोरीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक चीज़ कही जाती है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी के। मतलब कि जितनी ज़्यादा ही आपकी एटॉमिक साइज़ होगी उतना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। मतलब कि देखो ना, साइज़ बहुत बड़ा है, आपका लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या होगा, वो ईजिली निकल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए घर वालों ने एक बच्चे को अपने से बहुत दूर रखा हुआ है, उनका उस पर कंट्रोल नहीं है, एंड वो अगर गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उनके हाथ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। वही सेम चीज़ अगर हम उस एग्जांपल से देखें तो यही यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब वही चीज़ बताइए, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज़ क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ होता है। और वहीं डाउन द पीरियड क्या है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि कम होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बात लगभग सेम है, एंथैल्पी बोलो या फिर एनर्जी बोलो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। ये क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता है कि ये कब बढ़ती है, जब हम इस साइड जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड हाईली नेगेटिव एलिमेंट मिलते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि P ब्लॉक में होते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भूल जाओ ना, बस एक चीज़ याद रखो कि लास्ट में ना क्लोरीन वाले ग्रुप आता है, ग्रुप 17 और ग्रुप 16। तो मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, ठीक है। यही यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। अब ये लास्ट में आपके इजी आपकी सहूलियत के लिए ये चीज़ मैंने बनाई है। आपको वही बताया कि एडिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे साइज बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। डाउन अ ग्रुप, ये सारे जो हैं आपके
ये चीज़ें बताई हैं ये आपकी अक्रॉस अ पीरियड, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट। मैंने एक जगह पे ट्रेंड लिख दी। अब लेफ़्ट टू राइट जाने पे देखो ये डिक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ होगा, ये याद रखना है। और नीचे आने पे ये इंक्रीज़ होगा, सॉरी ये इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा। क्यों? ये क्यों डिक्रीज़ होता है? क्यों? क्योंकि आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, इसलिए ये डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, मतलब ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे आप लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्म में भी दी हुई है। अब एक बार वापस से ऊपर वाले ट्रेंड को देख लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को सम अप करते हैं। देखो यही चीज़ थी, लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, वहीं नीचे आने पे आपकी एटॉमिक रेडियस कम होता है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को देखा और हमने जाना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर से हम अगर एनसीईआरटी में आके देखें तो हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस चैप्टर को एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के लिए समराइज़ कर देता हूँ एनसीईआरटी समरीज से। ठीक है, यहाँ पे हम उसको ईजिली तरीके से समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर जिसने अभी तक कुछ नहीं किया तो आप ये लास्ट का पार्ट देख के भी अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा मोटिव था हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और हमने इसको ईजिली अचीव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो ये स्लाइड जल्दी आ जाए। हाँ जी, आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोलते हैं ये रूल्स दिए थे लेकिन वो रूल्स फेल हो गए, लेकिन लास्ट में मेंडलीव का मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि हाइड्रोजन का उन्होंने बताया नहीं कि हाइड्रोजन कहाँ होगा, उसकी पोजीशन नहीं पता चली इतनी, आइसोटोप्स की दिक्कत थी, जिस कारण से उसके बाद हेनरी मूसले आते हैं और हेनरी मूसले ने किसके हिसाब से किया था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जिसमें पीरियड्स में डिवाइड किया जो कि 7 पीरियड होते हैं और 18 वर्टिकल ग्रुप्स जो थे उनमें डिवाइड किया। फिर हमने पढ़ा कि अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ब्लॉक्स क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि जिस सबशेल में जिस ऑर्बिटल में फिलिंग होती है उसी हिसाब से ब्लॉक बन जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की कहाँ पे फिलिंग होती है? एस ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक वालों की पी ऑर्बिटल में, और सेम डी और एफ के लिए। अब वही चीज़ हमने आगे देखी कि कुछ जो है वो मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। मेटल्स जो होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मालेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मोर देन 78% जो हैं आपके मेटल्स होते हैं, और 3-4 जो हैं आपके मेटलाइट्स हैं, और बाकी के जो बचे वो आपके क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। फिर इसके बाद हमने ट्रेंड्स देखे थे। हमने ट्रेंड्स में देखा कि कैसे कैसे क्या बोलते हैं चीज़ें बढ़ती हैं, कम होती हैं। अब हमने देखा सबसे पहले ट्रेंड में हमने देखा था, सबसे पहले इन ट्रेंड्स में हमने एक चीज़ देखी, लेफ़्ट टू राइट कैसे जाना है, फिर डाउन द ग्रुप। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में हमने एटॉमिक मास देखा, एटॉमिक रेडियस देखा कि वो डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव या फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, अंदर की तरफ न्यूक्लियर जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है कि आपके सबशेल्स बढ़ रहे हैं, जिस कारण से साइज बढ़ता जाएगा। अब फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि ऐसी एनर्जी जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो भाई वो एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए। जैसे हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन में क्या है, वो 17 उसके पास नंबर है, उसका 17 इलेक्ट्रॉन है, उसके लास्ट सबशेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको नोबल गैस अटेन करने के लिए 8 चाहिए, उसको मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो देगा नहीं, वो लेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि वो रिलीज़ करेगा ही नहीं, इसको हमको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाएं। आप देखो, मान लो किसी को कोई बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको लॉलीपॉप बहुत पसंद है,
तो क्या वो बच्चा अगर मान लो उससे हम ऐसे बोलते नहीं मुझे दे, ऐसे बच्चे को तंग करते हैं, तो मान लो अगर वो बच्चा ऐसे हम उसको करें कि मुझे दे, वो बच्चा क्या देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ पसंद है, वो हमको देगा ही नहीं वो कभी, अनटिल अनलेस हम उसके बिल्कुल प्यार से बात करें, वैसे करें, तो रिलीज़ कर देगा क्लोरीन भी, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और वहीं उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब वही अगर मान लो बच्चे को उसको लॉलीपॉप पसंद है, उसको मैं बाद में लॉलीपॉप दिखा देता हूँ, वो खा नहीं रहा, अभी मैं दिखा दिया, वो बोलेगा मेरे को दो। क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है उसके प्रति। एफिनिटी मतलब उसका लव अफेक्शन उसके प्रति ज़्यादा है। यही सेम चीज़ यहाँ पे होती है किसके प्रति? इलेक्ट्रॉन के प्रति। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नोबल गैस अटेन करनी है, फ्रीक्वेंसी नोबल गैस अटेन करनी है उसकी जैसी, ठीक है, किसकी जैसी? आर्गन जैसी। तो यही यहाँ पे चीज़ें बताई थी इस चैप्टर में। आई होप सो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, क्लिस्टर क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर करें। बहुत ही मेहनत लगती है इस टाइप के कंटेंट को बनाने में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंडरलाइनिंग हुई है, ये रात की हुई है। 3 बजे हम बैठे थे इस काम को करने के लिए, 3 AM के अराउंड हम बैठे थे, ये काम किया है आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं। कृपया करके जो भी अगर जिसमें भी डाउट होता है आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अभी कुछ देर के अंदर अंदर आपको ट्रिक्स की भी वीडियो आने लगी है यूट्यूब पे, जिसमें हम ट्रिक बताएंगे कि SPDF इन सबको याद कैसे करें, और मेरी तरह 1 मिनट 30 सेकेंड से भी कम समय में आप पीरियोडिक टेबल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।